लेट्स स्टार्ट विद द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एंड लेट्स ट्राई टू डिफाइन द बेसिक टर्म्स, ठीक है, फर्स्ट जो प्रोबेबिलिटी के अंदर डिफाइन होती है, ठीक है, ध्यान से बिल्कुल बेसिक से बात कराऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म है व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं, या फिर प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट और प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब ये क्या होता है, बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट जब मैं बार बार करूं तो उसका आउटपुट रिपीट ना करे, सेम आउटपुट ना आए, रैंडमली कोई भी आउटपुट आ सकता है, उस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं हम रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंट व्हेन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, ठीक है, डू नॉट प्रोड्यूस द सेम आउटकम एवरी टाइम, ठीक है। तो उस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे हमारे पास डाई है, ठीक है, तो डाई क्या होता है, वही लूडो वाला डाई जिसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 मार्क्ड होता है। अब डाई को अगर मैं रोल करूंगा रैंडमली, राइट, तो हर बार ऐसा नहीं है कि जो टॉप पे फेस पे जो नंबर आएगा, राइट, वो सेम होगा, नहीं, वो रैंडमली आता रहेगा, 1 to 6 में से रैंडमली आता रहेगा। तो क्या क्या हुआ, हमने डाई को रोल किया बेसिकली, तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर हमने डाई को रोल किया अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन, कोई ऊपर नीचे नहीं कर रहा, सब कंडीशन सेम है, बट स्टिल आउटपुट जो आ रहा है, जो डाई नंबर शो कर रहा है, इट इज नॉट सेम, राइट। सो दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जैसे मान लो एक बैग है, एंड एक बैग के अंदर हमने छोटी छोटी स्लिप्स डाली हुई, जिसके ऊपर 1 से लेके 100 तक मार्क करके हमने स्लिप्स डाली हुई। अब विदाउट लुकिंग एट मैंने हाथ डाला और रैंडमली एक स्लिप निकाली एंड देखा उसके ऊपर क्या नंबर आ रहा है, ऑब्वियसली हर बार सेम नहीं आएगा, तो दिस इज ऑल्सो रैंडम एक्सपेरिमेंट और प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इनको रैंडम एक्सपेरिमेंट या प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। सेकेंड सेकेंड इज एलिमेंट्री इवेंट। सर हाँ जी। सर जैसे अगर हम डाइस फेंकेंगे, अगर डाइस के जैसे 2 आया, नेक्स्ट टाइम भी 2 आ गया, फिर नहीं, रिपीट करते रहो हर बार, अगर सेम, तो तीसरी बार तो डिफरेंट आ सकता है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई तू 100 बार करेगा 100 बार 2 आ रहा है, नो सर। 1000, हाँ, डिफरेंट आ सकता है ना, तो इसलिए उसको प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट या रैंडम एक्सपेरिमेंट ही बोलेंगे, ओके सर। ठीक है। चलो, अच्छा, नेक्स्ट इज एलिमेंट्री इवेंट। नाउ व्हाट इज एलिमेंट्री इवेंट, ईच आउटकम, ईच सिंगल आउटकम, ठीक, इज नोन एज, इज बेसिकली द एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। जैसे अगर मैंने डाई को रोल किया तो 1 आउटपुट आना इज एलिमेंट्री इवेंट, 2 आउटपुट आना इज एलिमेंट्री इवेंट, 3 आउटपुट आना इज एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है, 4 आउटपुट आना इज एलिमेंट्री इवेंट, 5 आउटपुट आना इज एलिमेंट्री इवेंट, 6 आउटपुट आना इज एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। तो सिंगल सिंगल आउटकम को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। देन थर्ड इज सैंपल स्पेस। ये सारी की सारी टर्म्स आगे हमें जो कंसेप्ट करेंगे उनके अंदर यूज होंगी एज इट इज, तो अगर इनका टर्म्स का मतलब नहीं पता है तो कहीं ना कहीं आगे हमारा वीक रह जाएगा, तो इसलिए इनको पहले ध्यान से समझना क्या होता है। अब सैंपल स्पेस क्या होता है, जितने भी आउटकम्स आते हैं, यानी कि जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स पॉसिबल हैं या फिर जितने भी सिंगल सिंगल आउटकम्स पॉसिबल हैं, उन सबका सेट बना लो, उन सबका कॉम्बिनेशन कर लो, उसको बोलते हैं, ग्रुप कर लो, उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, उस चीज को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। यानी कि अगर मैंने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया तो जो आउटपुट आएगा, राइट, पहली बात तो वो एक एलिमेंट्री इवेंट होगा, और एलिमेंट्री इवेंट सारे के सारे एलिमेंट्री इवेंट अब सैंपल स्पेस में प्रेजेंट है, तो यानी कि जो आउटपुट आएगा वो सैंपल स्पेस का ही पार्ट होगा, जो मर्जी हो जाए वो सैंपल स्पेस को बिलोंग करेगा करेगा, क्योंकि सैंपल स्पेस के अंदर सारे के सारे आउटकम्स हैं, तो जो भी आउटकम आएगा वो सैंपल स्पेस के अंदर तो होगा ही होगा, ठीक है। फोर्थ, इवेंट।
अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्री इवेंट एंड इवेंट, ठीक है। इवेंट में एलिमेंट्री इवेंट में फर्क होता है। एलिमेंट्री का वर्ड का बेसिक मतलब ही क्या है, बिल्कुल बेसिक चीज, राइट। तो सिंगल सिंगल चीज के अंदर जो आउटपुट आता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। अब जो इवेंट है वो क्या चीज है, इट इज नथिंग बट दी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। इस सैंपल स्पेस का सबसेट बना लो, उस सबसेट को हम बोलेंगे इवेंट। जैसे एग्जांपल, मान लो डाई को रोल किया तो सैंपल स्पेस मेरा क्या बन गया, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसका मैंने एक सबसेट बनाया, लेट से उसको नाम दिया ई, एंड उसके अंदर आ रहा है 2 4 एंड 6। अब ये एक इवेंट एक्ट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली इवेंट होता क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, ठीक है। कॉम्बिनेशन सबसेट, देखो सैंपल स्पेस का सबसेट का मतलब क्या है कि सैंपल स्पेस के कुछ एलिमेंट्स को पकड़ के एक नया सेट बनाना। अब सैंपल स्पेस में आता तो आउटपुट ही है, तो कुछ आउटपुट को पकड़ के, कुछ आउटकम्स को पकड़ के एक नई चीज बनाना। तो बेसिकली कुछ आउटकम्स का मतलब क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ सम आउटकम्स, ठीक है। उसको हमने एक इवेंट बोलना शुरू कर दिया। अब जैसे ये इवेंट क्या है, तो ये इवेंट है इवन नंबर्स, राइट। ऐसे ही मैंने अब एक और बनाया, लेट्स से ए, इसी का ही सबसेट लिया तो वो आ गया 2 3 एंड 5, ये क्या है, प्राइम नंबर्स। फिर इसी का एक और बनाया ओ, इसके अंदर 1 3 एंड 5 आ गया, तो दिस इज ऑड नंबर्स, राइट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स हैं, ठीक है। अब ये इवेंट अकर कब करेगा, ठीक है, ध्यान से देखो, अक्रस ऑफ एन इवेंट, ठीक है, कि एक इवेंट जो है, ये एक इवेंट जो है ये अकर कब करेगा, ठीक है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, एक इवेंट अकर तब करता है जब एक्चुअली में जो आउटपुट आया है वो उसको बिलोंग करे। तो देखो, अब मान लो मैंने एक डाई को रोल किया, अब डाई को रोल करके अगर मेरे पास 2 आउटपुट आ जाए या 4 आ जाए और 6 आ जाए तो मैं बोलूंगा इवेंट ई हो गया। अच्छा अब सोचो, अगर आउटपुट 2 आए तो मैं ये बोलूंगा इवेंट ई भी हो गया, इवेंट ए भी हो गया। क्यों, क्योंकि 2 जो है वो ए में भी आ रहा है, 2 जो है वो ई में भी आ रहा है, तो ई भी होगा इन दैट केस, ए भी होगा इन दैट केस, ठीक है। तो अक्रस ऑफ एन इवेंट क्या होता है कि एन इवेंट इज सेट टू अकर, ठीक है, एन इवेंट इज सेट टू अकर इफ एनी वन ऑफ the elementary event belonging to it is an outcome, ठीक है। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, अब अगर आउटकम जो आ रहा है वो इनको बिलोंग करने वाला एलिमेंट्री इवेंट है, तो जिसको बिलोंग करने वाला एलिमेंट्री इवेंट होगा वो वाला पर्टिकुलर हो जाएगा इवेंट। जैसे अब मान लो 3 आया, तो 3 आया तो ओ इवेंट भी हो जाएगा, ओड नंबर वाला, प्राइम नंबर वाला भी हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है ना। तो वो जो आउटपुट आ रहा है वो जिसको बिलोंग कर रहा है वो वाला पर्टिकुलर इवेंट हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। इस तरीके से बोलते हैं कि अक्रंस ऑफ एन इवेंट हुआ, ठीक है। जो एक पर्टिकुलर इवेंट है जो बेसिकली हमने डिफाइन किया है वो अकर हुआ, ठीक है। अब जैसे देखो, अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, ठीक है, कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इफ अ डाई इज रोल्ड, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है हमारी, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, राइट, ये डेफिनेशन है हमारी। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है कि देखो इवन नंबर होने के आउटकम्स को हम बोलेंगे फेवरेबल आउटकम्स। अब डाई को रोल करके इवन नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 जो आ सकते हैं। तो देयर आर 3 एलिमेंट्री इवेंट्स, अगर इन तीनों में से कोई भी आउटपुट आया तो मैं बोलूंगा यस इट इज एन इवन नंबर, यानी कि अगर वो इवन नंबर है यानी कि इवन नंबर का जो इवेंट है वो हो जाएगा, राइट। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स क्या है हमारे, ठीक है। यहां पर ये समझने की जरूरत है
कि यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स का मतलब क्या है? फेवरेबल आउटकम्स का मतलब यह है कि जो मेरे इवेंट को बिलोंग करे, वो कितने हैं? 3। अगर ये तीनों में से कोई भी आउटपुट आ गया तो मैं ये बोलूंगा यस ये वाला इवेंट हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल कितने आउटकम्स? 6। तो हाफ इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इवेंट टू अकर। इवन नंबर के इवेंट को होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ। ठीक है, इस तरीके से हम जो करते हैं, ऑलरेडी हम ये टर्म्स को यूज करते आ रहे थे, बट इस तरीके से हमने देखी नहीं थी। ठीक है, अब चलो अब आगे देखो जरा। नेक्स्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, नाम बहुत खतरनाक है, बट ध्यान से समझो, और आगे ये टर्म बहुत ज्यादा यूज होती है, तो ध्यान से समझना इसको। ठीक है, टू और मोर इवेंट्स associated with a random experiment are said to be mutually exclusive or impossible if mutually exclusive लो, ठीक है ना, are called mutually exclusive if the occurrence of one of them prevents the occurrence of all others. That is, if no two or more of them can occur simultaneously. ठीक है, अब इस पूरी चीज को समझने की कोशिश करो, क्या चीज है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल से ये चीज समझाता हूं। ठीक है, लेट से मैंने एक डाई को रोल किया, तो सैंपल साइज क्या, 1 2 3 4 5 6। अब इसका मैंने एक सर किया। हाँ जी, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या बात कर रहे हो, बाकियों को आ रही है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हमारे को आ रही है बहुत सर। बड़ी आवाज है। चलो देखो, तो हमने एक इवेंट लिया, सॉरी एक एक्सपेरिमेंट लिया, जिसके अंदर हमने एक डाई को, हाँ जी सर अब ठीक होगी। ओके भाई ओके, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर हमने एक डाई को रोल किया। इसके हमने दो इवेंट्स बनाए, एक है ऑड नंबर का, एक है इवन नंबर का। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि अगर आउटकम में ऑड नंबर आ रहा है तो मैं बोलूंगा ऑड वाला इवेंट हो गया। तो अब अगर ऑड वाला इवेंट हो रहा है तो क्या इवन वाला इवेंट हो सकता है क्या? ये हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ऑड वाला इवेंट तब होगा जब आउटपुट में 1 आए, 3 आए या 5 आए। अब 1 3 5 आ जाए, वो तो इधर है ही नहीं, तो ई वाला इवेंट जो है, इवन नंबर का इवेंट, ये कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अब अगर ओड वाला इवेंट हो गया तो इवन वाला इवेंट नहीं हो सकता, एंड अगर इवन वाला इवेंट हो गया तो ओड वाला इवेंट नहीं हो सकता। यानी कि जो मर्जी कर लो, डाई को जब भी रोल करोगे, ओड वाला इवेंट एंड इवन वाला इवेंट ये साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो अगर ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते तो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों इवेंट्स जो हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और देखो एक और मैं साथ में एग्जांपल देता हूं। लेट्स से मैंने एक और नया इवेंट डिफाइन किया ए, ठीक है, जिसके अंदर आ रहा है, एक सेकंड रुक जाओ, 2 3 एंड 5। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज प्राइम नंबर का। अब ध्यान से देखो, अब क्या ये दोनों साथ में हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जब हमारा आउटकम 2 आएगा तो ये दोनों के दोनों साथ में होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों साथ में हो सकते हैं। तो अगर ये दोनों साथ में हो सकते हैं तो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट दिस ओ एंड ए? तो जब भी 3 आउटपुट आएगा या 5 आउटपुट आएगा तो अगेन ए एंड ओ भी साथ में हो सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ओ एंड ए जो है ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो जो साथ में कभी भी नहीं हो सकते
यानी कि अगर ओ हो गया तो ई नहीं हो सकता, ई हो गया तो ओ नहीं हो सकता, यानी कि इन दोनों में से अगर एक हो गया, ओ हो गया, तो ये मेक श्योर करेगा कि दूसरा वाला ना हो, एंड अगर ई हो गया तो ये मेक श्योर करेगा कि दूसरा वाला ना हो। तो बेसिकली दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब होते हैं जब एक के होने पे दूसरा वाला ना हो, या फिर दूसरे के होने पे पहले वाला ना हो, राइट। और दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जैसे देखो इसके एलिमेंट है 135, इसके एलिमेंट है 246, राइट, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो इन दैट केस दोनों चीजें कभी भी एक साथ हो ही नहीं सकती। अब देखो इनके अंदर क्या है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है मतलब अगर 2 एक्चुअल आउटपुट आया तो इवेंट ई भी होगा, ए भी होगा, तो यस ये दोनों साइमल्टेनियसली हो सकते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से हैं जो कभी भी साथ में नहीं हो सकते, ठीक है, और इन शॉर्ट उनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि जो डिसजॉइंट इवेंट्स होते हैं, डिसजॉइंट इवेंट्स, वही हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। डिसजॉइंट का मतलब नथिंग इन कॉमन, नथिंग इन कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। वो वाले जो इवेंट्स होते हैं वही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, राइट। हाँ जी, इसमें जो डाउट है अब बोलो। सर हाँ जी, सर हाँ जी, हाँ जी, एक एक करके प्लीज बोलो। सर आपने बोला कि ओड और इवन इकट्ठे नहीं हो सकते। बिल्कुल सही। सर अगर हम 2 डाइस फेंके फिर? मैं अभी एक की बात करूं, मैं एक्सपेरिमेंट में एक डाइस का ले रहा हूं, ओके सर। ठीक है। हाँ जी, किसी और का डाउट? सर किसी भी जैसे सेट की अकरेंस होती है, हाँ जी, मतलब कि एक से वो अगर इवेंट की occurrence। किसी भी इवेंट की अकरेंस होती है, हाँ तो जी, मतलब अगर जैसे सेट में से अगर कोई भी उसका एलिमेंट आ जाए तो फिर वो उसकी अकरेंस होती है ना फिर। परफेक्ट परफेक्ट। मतलब एक मिनिमम एक चाहिए, ज्यादा भी हो सकती हैं। यार वैसे भी ये चीज सोच कि जब मैं ये एक्सपेरिमेंट करूंगा तो आउटपुट दो आ सकते हैं क्या? एक डाई जब रोल करूंगा तो आउटपुट जो होगा वो तो ऊपर वाले फेस का होगा ना, तो वो तो एट ए टाइम एक ही आएगा, दो नंबर तो टॉप फेस पे आ ही नहीं सकते। तो एक बार जब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा तो उसका आउटपुट इन 6 में से एक ही नंबर आएगा ना, दो तो आ ही नहीं सकते। यस सर, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक आ जाए तो ये इवेंट हो जाएगा, इनमें से कोई भी एक आ जाए तो वो वाला इवेंट हो जाएगा, क्लियर है सर। ठीक है। हाँ जी, फिफ्थ पॉइंट अगेन, ओके। सर जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, हाँ जी, नहीं होते हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, उनका कोई नाम भी होता है दूसरा? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो नॉन सर शायद पढ़ा था 11th में कोई नाम एक होता है शायद, कंफर्म करना था। नहीं, ऐसा ऐसी कोई टर्म डिफाइंड नहीं है। सर उसको म्यूचुअली इंक्लूसिव नहीं कह सकते? एज सच ये टर्म डिफाइंड नहीं है, ठीक है। ये जो स्टैंडर्ड, देखो जो मैं आपको ये टर्म्स को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ना, ये स्टैंडर्ड टर्म्स है जो आपको आगे पूरे चैप्टर में देखने को मिल सकते हैं, या फिर जो भी क्वेश्चंस आएंगे हमारे उनमें ये स्टैंडर्ड टर्म्स डेफिनेटली यूज होंगी। बट म्यूचुअली इंक्लूसिव ये चीज कभी भी मैंने सुनी नहीं आज तक, ना ही ये डिफाइंड है बुक्स में, ठीक है। ये सर शायद यही है, शायद 11th में हमने पढ़ा था। नहीं, ये स्टैंडर्ड, दिस इज नॉट वन ऑफ द स्टैंडर्ड टर्म म्यूचुअली इंक्लूसिव, ये है ही नहीं, ठीक है। तो ये अगर पढ़ा भी है तो खुद से बनाई गई है ये टर्म, लेकिन एक्चुअली में ये टर्म है ही नहीं, डिफाइंड ही नहीं है स्टैंडर्ड, ठीक है। और हाँ डोंट वरी, मतलब वो क्लियरली पता चल जाएगा हमें, डोंट वरी डोंट वरी, ठीक है। अच्छा देखो फिफ्थ पॉइंट अगेन क्या था कि एक इवेंट जो है ये अक्कर कब करेगा, तो ये एक इवेंट अक्कर तब करेगा जब उस इवेंट को बिलोंग करने वाला जो आउटकम्स हैं उनमें से कोई भी एक आउटकम हमारा आउटपुट में आ जाए, राइट। ये जो 3 इवेंट्स हैं, राइट, 3 एलिमेंट इवेंट्स हैं, इनमें से कोई भी आउटकम अगर आ जाए तो मैं ये बोलूंगा कि ये वाला जो पर्टिकुलर इवेंट है ये हो जाएगा, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चलो अब देखो जरा, अब आगे देखो जरा, नेक्स्ट इज, ठीक है। अभी हमने क्या किया, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। अब इसका ना वेन डायग्राम से मैं बताता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। तो अज्यूम करो ये टोटल सैंपल स्पेस है हमारा, ठीक है। टोटल सैंपल स्पेस के अंदर ये इवेंट है ए, जिसके अंदर आ रहा है हमारा 1 3 एंड 5, यानी कि ओड नंबर्स वाला, ठीक है। तो ओ ले लो,
ये आ गया इवन नंबर्स वाला। इवन नंबर्स में क्या क्या आ रहा है, 2, 4 एंड 6। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या इन दोनों सेट्स के अंदर कुछ कॉमन है, इंटरसेक्शन है इनका? नहीं है। तो अगर इंटरसेक्शन नहीं है, इसको बोलते हैं डिस्जॉइंट सेट्स, और ये वाले जो पर्टिकुलर सेट्स हैं ये होंगे हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, इनको बोलेंगे हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, अच्छा अब अगर मान लो इसी के अंदर मैं अब एक नया इवेंट डिफाइन कर रहा हूं, देखो ये इवन नंबर का 2, 4 एंड 6। ठीक है, अच्छा अब मैं एक और इवेंट डिफाइन कर रहा हूं जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के अंदर 2 भी आएगा, तो 2 ऑब्वियसली दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2, 3 एंड 5। अब देखो ये 2 दोनों में कॉमन आ गया, प्राइम नंबर वाले में एंड इवन नंबर वाले में। अब सोचो अगर 2 हो गया तो यानी कि ये प्राइम नंबर को भी बिलोंग कर रहा है, तो प्राइम नंबर वाला इवेंट भी हो जाएगा, इवन नंबर को भी बिलोंग कर रहा है, इवन नंबर का भी इवेंट हो जाएगा। तो इन दैट केस ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पी एंड ई साथ में हो सकती हैं। तो इस केस में इंटरसेक्शन आ गया तो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब ये दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये नहीं है। दैट्स इट। ठीक है, तो अलग अलग होने चाहिए, कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं होना चाहिए, डिसजॉइंट अलग अलग होने चाहिए, तो जाके वो जो 2 इवेंट्स हैं वो हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, 7th एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द इवेंट्स, 2 or more events whose union is the sample space। ठीक है, मतलब वो इवेंट्स जिनका यूनियन करेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे, सारे के सारे आउटपुट्स कवर हो जाएंगे, राइट? सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे और कोई भी नहीं बचेगा। इन दैट केस वो वाले पर्टिकुलर इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, जैसे मान लो सैंपल स्पेस है अगेन मेरा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, एक सेट ए डिफाइन किया मैंने 1, 3, 5, एक सेट बी डिफाइन किया मैंने 2, 4 एंड एक सेट सी डिफाइन किया मैंने 5 एंड 6 एंड एक सेट मैंने डी डिफाइन किया 1, 3, 4। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों की बात करूं, इन दोनों का यूनियन क्या आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, राइट? तो क्या ये पूरा सैंपल स्पेस कवर कर रहा है? नो, 6 इज लेफ्ट, यानी कि इन दोनों का यूनियन जो है ये पूरा सैंपल स्पेस नहीं है। तो ए एंड बी जो होंगे ये दोनों हमारे एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो यूनियन है वो सैंपल स्पेस सारा का सारा नहीं आ रहा। ठीक है, ओके। नाउ अगर हम ए बी एंड सी को भी इंक्लूड कर लें तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 दो बार आ रहा तो एक बार ही काउंट करेंगे यूनियन में, एंड 6। तो अब इसके इन तीनों के यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब अगर सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं तो अब यहां पे हम बोल सकते हैं कि ए बी सी तीनों के तीनों मिला के एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। यस, ए बी सी आर कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, अब अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो बिल्कुल इनका भी आ रहा है। तो डी, बी एंड सी ये भी एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, राइट? इनका भी यूनियन जो है वो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर मैं इन दोनों की बात करूं एंड इनकी भी बात कर लूं तो बी, डी एंड ए, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, अगेन 6 नहीं आ रहा, तो नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं है। ठीक है, तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, जिनका यूनियन जो है ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी इसके अंदर ओड नंबर एंड इवन नंबर ले लो, तो इन दोनों का यूनियन क्या आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यस, दिस इज नथिंग बट द एग्जॉस्टिव इवेंट्स। these both are the exhaustive events। बात करते हैं, ठीक है, चलो 8th। ठीक है, 8th में हमारा बेसिकली डेफिनेशन ही आती है प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, दैट इज फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, दैट्स इट। ठीक है, चलो, तो ये टर्म्स हमारे लिए समझना बहुत जरूरी था। अब इन टर्म्स को समझने के बाद हम हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है 12th का प्रोबेबिलिटी का वो स्टार्ट करेंगे। नाउ अब
इनके रिलेटेड हम काम नहीं करेंगे, इससे अगला स्टेप हमारा काम करना है क्योंकि ये 11 तक कवर अप होता है। अब 12th में फर्स्ट टॉपिक जो आता है, राइट, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी अंडर सम कंडीशन। दिस इज बेस ऑफ द टोटल प्रोबेबिलिटी जो भी 12th में आएगा। इसके बाद जितनी भी प्रोबेबिलिटीज की चीजें आएंगी उन सब का बेस है हमारा ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो। व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? ठीक है, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज, ठीक है, कि हम प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली एक चीज के निकालेंगे लेकिन अंडर सम गिवन कंडीशन, ठीक है, अंडर सम गिवन कंडीशन। ठीक है, जैसे a die is rolled, ठीक है, find the probability of number 2 if it is given that outcome is even number। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या चीज हुई, हमने डाई को रोल किया, ठीक है, अब ये वाली चीज भूल जाओ, ये वाली चीज फॉर द टाइम बिंग भूल जाओ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 2, तो नंबर 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? 2 आने के एक ही केस है, दैट इज 2 आ जाए, तो फिर इसका अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो आ जाएगा 1/6। लेकिन अब ये प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी हम, अब हमें निकालनी नंबर 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन हमें साथ में ये भी देखना है, हमें ऑलरेडी ना एक गिवन कंडीशन है, एक कंडीशन गिवन है, यानी कि अंडर दिस कंडीशन हमें नंबर 2 के आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और ये गिवन कंडीशन क्या है कि अब हमें एक जो आउटपुट आया उसके बारे में एक हिंट गिवन है, क्या कि जो आउटपुट आया है वो ओड नहीं है, वो इवन नंबर है। तो अगर आउटपुट ऑलरेडी हमें पता है इवन नंबर है, अब प्रोबेबिलिटी 2 के होने की क्या होगी, इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कि एक चीज के होने की प्रोबेबिलिटी निकालने बट अंडर सम गिवन कंडीशन, राइट। अब देखो इसको लिखते कैसे हैं, P ऑफ A/P, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस of A given B has already occurred, ठीक है, B ऑलरेडी हो चुका है। जैसे इसके अंदर हमें पता है कि जो आउटकम आया है वो इवन नंबर है, तो 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमें पता है B ऑलरेडी हो चुका है, तो A के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एग्जैक्टली सेम चीज जा रही है, ठीक है। व्हेन B हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है, तो A के होने के प्रोबेबिलिटी या A के होने के चांसेस क्या है, राइट। अच्छा अब ध्यान से देखो, अब इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है, अब मैं ना एक बड़ी सिंपल सी चीज बताता हूं। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जो डिनोमिनेटर में होता है A बाई B है ना ये, तो जो डिनोमिनेटर में होता है ये, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B। आया कहां से, विल डिस्कस दैट, इसका पूरा डेरिवेशन भी मैं बताऊंगा, ठीक है, बट फिलहाल इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलो, ठीक है। अब जैसे ये जो ऊपर क्वेश्चन था, इसी का अगर हमें सोल्यूशन निकालना है, राइट, तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, देखो, प्रोबेबिलिटी दैट नंबर आउटपुट इज 2, आउटकम इज 2, गिवन दैट जो आउटपुट आ चुका है वो इवन नंबर है, ठीक है, आउटकम इज इवन नंबर, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी दैट आउटकम इज 2, ठीक है, एंड आउटकम इज इवन नंबर डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी दैट आउटकम इज इवन नंबर। तो हमें ये चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सर हाँ जी, सर जैसे हमने कहा कि इवन नंबर की आउटकम चाहिए, नहीं तो 2 हम का सर आउटकम चाहिए, भाई यहाँ पे गलत पढ़ रहे हो, हमें 2 का आउटकम की प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब वो पता है कि जो आउटकम आया है वो इवन है, तो 2 के आने के चांसेस क्या हैं? सर फिर वो तो सिंपल 1/3 होगा, 1/3, क्योंकि सर इवन नंबर तो 3 होते हैं उसमें। बिल्कुल सही। अब वो चीज हो गई ना, तो देखो ये चीज ने फर्क डाला ना आउटकम में, यस सर।
लेकिन वो कैसे डाला, वो 1/3 कैसे आया, अब आगे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें ये चीज नहीं सोच पाओगे, वो इस फॉर्मूला के थ्रू आएगा। फिर ये फॉर्मूला अपने आप ही वो चेंज को, ये गिवन कंडीशन को इंक्लूड कर देगा। ठीक है, कैसे कर रहा है अब ध्यान से देखो। अब मेरे को ये बताओ भाई रिमांशु कि आउटकम 2 भी आना चाहिए एंड वो इवन नंबर भी होना चाहिए, तो इसका क्या आउटपुट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6, हाँ या ना। यस सर। आउटपुट 2 भी होना चाहिए और इवन नंबर भी होना चाहिए, तो एक ही केस पॉसिबल है, दैट इज 2 इटसेल्फ। तो 2 क्या प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6, हाँ या ना। यस सर। डिवाइडेड बाय, अब इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, तो 3/6। 3/6, तो क्या बन गया, दैट इज 1/3 और 6 नीचे और 6 ऊपर, 6 कटा तो 1/3, अपने आप आंसर आ गया 1/3। यानी कि जो तुम बोल रहे हो डायरेक्टली, वो इसने अपने आप ही फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लिया। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, हाँ जी, इसमें मैं तो बताओ प्लीज, शाबाश, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल सर था। आगे मैं अभी और चीजें बताऊंगा। हाँ जी भाई। सर आपने ये जो फॉर्मूला लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए गिवन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये इसमें क्वेश्चन में आपने रिलेट कैसे किया है इससे? रिलेट इसलिए किया है कि देखो हमें पता है, इट इज गिवन दैट ना कि आउटकम इज इवन नंबर, राइट। यस सर। किया मैंने, क्या किया, इस चीज को माना ए एंड इस चीज को जो ऑलरेडी गिवन है कि ये चीज हो चुकी है, राइट, इसको माना बी। अब मेरे को किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है आउटकम इज 2 गिवन दैट जो आउटकम आया वो इवन नंबर है, गिवन दैट आउटकम इज इवन नंबर। तो ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है क्योंकि ये गिवन है। सर तो इस क्वेश्चन में हम डाइस के सारे केसेस कंसीडर करेंगे फिर पहले? हाँ बिल्कुल, लेकिन नहीं, पहले क्यों, हमें तो ये चीज चाहिए ना। अब देखो ये ए गिवन बी हो गया, A/B, तो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी आएगा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय बी आएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब 2 आउटकम आ रहा है और इवन नंबर आउटकम आ रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है भाई, 2 ही। तो न्यूमरेटर में किसका आएगी प्रोबेबिलिटी, 2 आने की, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, 1/6, हाँ या ना, यस सर। राइट। और डिनोमिनेटर में इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/6, राइट। एक डाई को रोल करके 3/6 आएगी, तो आंसर क्या आ गया 1/3। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। राइट। अब देखो जैसे और एग्जांपल देखो, और क्लैरिटी होगी। ठीक है, क्वेश्चन वो बोल रहा है कि अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ इफ, फर्स्ट केस में ई है हेड ऑन द थर्ड टॉस एंड एफ है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। सेकेंड केस है ई है हमारा एट लीस्ट 2 हेड्स एंड एफ है हमारा एट मोस्ट 2 हेड्स। एंड थर्ड केस है हमारा, इसके अंदर ई है एट मोस्ट 2 टेल्स एंड एफ है एट लीस्ट 1 टेल। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो। अब इन तीनों केसेस के लिए सबसे पहले हमारा सैंपल स्पेस हमें क्लियर होना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर से हमें केसेस ढूंढने हैं। तो 3 कॉइन्स को टॉस करना या एक कॉइन को 3 बार टॉस करना, इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, या तो हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, या फिर टेल टेल टेल। ठीक है, तो टोटल केसेस कितने आएंगे 8। तो सैंपल स्पेस में ये 8 केसेस ही होंगे जिनके अंदर से हमें ये ढूंढना है। अब सबसे पहला केस देखो, क्या ढूंढना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। नाउ व्हाट इज ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि हेड ऑन थर्ड एंड हेड ऑन फर्स्ट 2 divided by probability of head on first 2। ठीक है, ध्यान से देखो। अब इन सारे केसेस में देखो कि कौन सा ऐसा केस है जिसके अंदर थर्ड के ऊपर हेड आ रहा है एंड पहले दोनों के ऊपर भी हेड आ रहा है।
वो सिर्फ ये केस है, ध्यान से चेक करो प्लीज, ध्यान से चेक करो। बाकी और किसी केस में भी फर्स्ट पे हेड एंड बाकी दोनों पे हेड नहीं है, ध्यान से चेक करो, किसी पे नहीं है, किसी पे भी नहीं है, राइट। तो ये केस है जो वो न्यूमरेटर में काउंट कर रहा है। तो अब सिर्फ इस केस के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/8, क्योंकि टोटल केसेस क्या है 8। तो ये आगे न्यूमरेटर की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की प्रोबेबिलिटी में अब क्या आएगा, हेड ऑन फर्स्ट टू। तो पहले दो पे हेड होना चाहिए, तो एक केस, दो केस, और किसी में है नहीं, तो 2/8। तो क्या आंसर आ गया, 1/2। सो दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ध्यान से चेक करो, किसी को कोई भी डाउट है, हल्का सा भी डाउट है तो प्लीज बताओ मेरे को, ध्यान से देखो। सर हाँ जी, सर इसमें जब हम हेड ऑन थर्ड इंटरसेक्शन हेड ऑन फर्स्ट टू कर रहे हैं सर, तो इनमें हम दो डिफरेंट कॉइन्स नहीं कंसिडर कर सकते? भाई पहली बात तो उसने क्या बोला है, अ कॉइन इज टोस्ट 3 टाइम्स, मतलब एक ही कॉइन को पहली बार टोस्ट किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, तो उसके कितने केसेस बनेंगे, ये केसेस बनेंगे, क्योंकि पहली बार में क्या आ रहा है, दूसरी बार में क्या आ रहा है, तीसरी बार में क्या आ रहा है, फर्स्ट टाइम क्या आया, सेकंड टाइम क्या आया, थर्ड टाइम क्या आया, बात समझे। उसके ये 8 केसेस बने, ठीक है। ये 8 केसेस कैसे बने, अब ध्यान से देखो। याद है पीएनसी परमुटेशन कॉम्बिनेशन 11th में किया था, तो फर्स्ट टाइम अगर मैंने कॉइन को टॉस किया तो क्या केसेस, कितने केसेस पॉसिबल है, 2 केसेस, या तो हेड या तो टेल। दूसरी बार किया तब भी 2 केसेस, तीसरी बार किया तब भी 2 केसेस। अब फर्स्ट टाइम भी करना है एंड तो इन तीनों को करेंगे मल्टीप्लाई, क्या आ गया 8 केसेस। और वो 8 केसेस, तो दीज आर द टोटल आउटकम्स पॉसिबल अगर मैं एक कॉइन को 3 बार टॉस करूंगा। और वो कौन सी आउटकम है, वो ये आउटकम है, बात समझे, हेड एंड टेल के कॉम्बिनेशंस। बात समझ में आया भाई। अब मेरे को क्या केस चाहिए कि पहली थर्ड टाइम हेड आ रहा है एंड पहली दोनों बार हेड आ रहा है। तो भाई इन वे कहने का मतलब क्या है कि तीनों के तीनों टाइम्स हेड आ रहा है, पहले दोनों बार भी हेड आ रहा है, थर्ड टाइम भी हेड आ रहा है, यानी कि तीनों के तीनों टाइम्स हेड आ रहा है, मतलब सिर्फ इस केस की बात हो रही है। अब सेकंड केस में क्या बोल रहा है, हेड ऑन फर्स्ट टू, तो यानी कि पहले दोनों में हेड होना चाहिए, बाकी जो मर्जी हो। तो सिर्फ ये दो केसेस है, तो इसलिए डिनोमिनेटर में 2/8 आया। हाँ जी भाई, क्लियर हुआ? यस सर। गुड। अब देखो जरा सेकंड केस, सेकंड केस में क्या बोल रहा है, ठीक है, एक सेकंड मैं नीचे कॉपी करता हूं। हाँ जी, तो अब ये केस आ गया। अब सेकंड केस में क्या चीज आ रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, ठीक है, क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दैट इज ई इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगा, एटलीस्ट 2 हेड्स एंड एट मोस्ट 2 हेड्स डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 हेड्स। अब ध्यान से देखो, अब सारे के सारे केसेस मैं नीचे ला रहा हूं दोबारा। अब इन केसेस के अंदर से हमें ये ढूंढना है कि कम से कम 2 हेड होने चाहिए, राइट। तो ध्यान से देखना, कम से कम 2 हेड, यानी कि कम से कम 2 मतलब 2 या 2 से ज्यादा हो। तो कौन से केसेस हैं, एक ये दैट्स इट। तो ये केसेस आगे एटमोस्ट 2 हेड्स के, ज्यादा से ज्यादा सॉरी एटलीस्ट 2 हेड्स के, कम से कम 2 हेड। अब हमें ढूंढना है एटमोस्ट 2 हेड, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए, यानी कि 2 या 2 से कम। तो क्या केसेस आएंगे, ये। अब इनका इंटरसेक्शन करना है, इंटरसेक्शन का मतलब एंड कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट क्या रहा है, ये वाले 3 केसेस जो एटमोस्ट में भी एंड एटलीस्ट दोनों में आ रहे हैं, राइट। तो ऊपर की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई न्यूमरेटर की, 3/8 डिवाइडेड बाय एटमोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स, वो आ रहे थे ये वाले केसेस, राइट, 7 केसेस। तो क्या आ गया 7/8, तो 8 कटा, तो 3/7 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड। ध्यान से चेक करो, ध्यान से प्लीज, कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ ध्यान से। सर एक बार फिर बता दो एटमोस्ट वाला। भाई देख, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, राइट। यस। एटमोस्ट 2 हेड्स का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए। तो कितने हेड्स हो सकते हैं, या तो 2 या तो 1 या तो 0। 0 भी आ जाता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तीनों केसेस, तीनों टेल्स आ गए तो 0 हेड हो जाएगा। ओके सर। कौन से केसेस आए, ये 7 केसेस, बात समझे। यस सर। एटलीस्ट वाला केस क्या था कि कम से कम 2 हेड होने चाहिए, तो कितने होंगे, या तो 2 या तो 3, क्योंकि ज्यादा 3 ही आ सकते हैं। तो ये 2 वाले, ये 3 वाले, तो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, ये 3 केसेस जिसके अंदर एग्जैक्टली 2 हेड्स आ रहा है, बात समझे। यस सर। रहेगा। हो गया सर, थैंक यू।
राइट, वेलकम। अब देखो थर्ड केस, तो थर्ड केस के अंदर क्या चीज आ रही है, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अगेन E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F, so that is probability of at most 2 tails divided by intersection at least 1 tail divided by probability at least 1 tail। देखो अब at most 2 tails, ज्यादा से ज्यादा 2 tails होनी चाहिए। अब इनको हटाओ, ज्यादा से ज्यादा अगेन, ठीक है, एट मोस्ट 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल्स होनी चाहिए, यानी कि 2 या 1 या 0 टेल। तो देखो ये केसेस आ गए, दिस इज एग्जैक्टली सॉरी, हाँ, दिस इज एग्जैक्टली 2 टेल्स, ये 3 केसेस, दिस इज एग्जैक्टली 1 टेल एंड दिस इज एग्जैक्टली 0 टेल। तो ये 7 केसेस आ गए। अब साथ में क्या चाहिए हमें, एंड एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल। तो कम से कम 1 टेल, सॉरी, एटलीस्ट 1 टेल, हाँ, कम से कम 1 टेल, कम से कम 1 टेल मतलब या तो 1 टेल या तो 2 टेल्स या तो 3 टेल्स, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 ये केसेस। तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, 6 केसेस। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 6/8 डिवाइडेड बाय एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल केसेस क्या थे 7, तो 7/8, तो ये कटा, तो 6/7 दैट इज आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, यहां से देखो जरा, कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। एटलीस्ट 1 टेल, एट मोस्ट 1 टेल, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, ये ध्यान से कोशिश करो करने की, ठीक है। क्वेश्चन इज अ कपल हैज, फिर 1 मिनट ऊपर वाले के आंसर पे स्क्रॉल करना है। एक सेकंड रुक जाओ यार, अभी ये क्वेश्चन लिखने दो। अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट केस बोथ आर बॉयज if it is known that older is a boy, ठीक है। सेकंड केस both are girls if it is known that older is a girl। third case both are boys if it is known that at least one is a girl, ठीक है। ध्यान से करो प्लीज। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, a black and a red dice plural है, are rolled, find probability that first part sum greater than 9 given that the black die resulted in a 5, ठीक है। second sum is 8 given that red die resulted in a number less than 4, ठीक है। ध्यान से करना तुम। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, ठीक है, कि अगर यंगर वन एंड ओल्डर वन, क्या केसेस हैं, बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल, ये केसेस है पॉसिबल। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है बोथ आर बॉयज, बोथ बॉयज गिवन दैट, ठीक है, ओल्डर इज अ बॉय, ओल्डर इज अ बॉय। क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी बोथ बॉयज एंड ओल्डर इज अ बॉय
डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी दैट ओल्डर इज अ बॉय। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसके कौन से केसेस हैं चारों में से कि यार दोनों लड़के होने चाहिए एंड ओल्डर वन भी लड़का होना चाहिए, तो एक ही केस पॉसिबल है भाई ये वाला। तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी 1/4 डिवाइडेड बाय, अब ओल्डर बॉय के होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, देखो कौन से केसेस पॉसिबल है, 2 केसेस, तो इसके क्या आंसर आएगा 2/4, तो 1/2 इज द आंसर। हाँ जी भाई रमांशु, क्लियर हुआ? यस सर। गुड गुड, ठीक है। अब सेकंड देखो, बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट ओल्डर इज ए गर्ल। ठीक है, तो सेकंड क्या है, प्रोबेबिलिटी बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट ओल्डर इज अ गर्ल। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स एंड older is a girl divided by probability that older is a girl। ठीक है, अब दोनों लड़कियां हो एंड ओल्डर वाली लड़की हो, तो दोनों लड़कियां एंड ओल्डर वाली लड़की एक ही केस है, तो इसका आंसर 1/4 डिवाइडेड बाय, अब ओल्डर वन इज अ गर्ल, अब ओल्डर वन गर्ल होने के ये 2 केसेस, राइट, तो 2/4, तो अगेन क्या आया 4 कटा, तो 1/2 इज द आंसर। अब थर्ड केस देखो, थर्ड केस में क्या है कि भाई दोनों लड़के होने चाहिए गिवन दैट एटलीस्ट वन इज अ बॉय, तो प्रोबेबिलिटी बोथ आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन इज बॉय। तो क्या प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी बोथ आर बॉयज एंड एटलीस्ट वन इज बॉय डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन इज बॉय। ठीक है, तो देखो क्या ओल्डर यंगर एंड ओल्डर, तो क्या केसेस पॉसिबल है हमारे, दैट इज बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल। अब ध्यान से देखो, बोथ आर बॉयज ये केस, एटलीस्ट वन इज अ बॉय, तो ये केस ये केस ये केस, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, सिर्फ ये केस, तो न्यूमरेटर की प्रोबेबिलिटी 1/4 डिवाइडेड बाय एटलीस्ट वन इज अ बॉय, तो ये 3 केसेस आ रहे हैं, तो 3 केसेस के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/4, तो फाइनल आंसर इज 1/3। हाँ जी, प्लीज ध्यान से देखो एंड कंफर्म करो अगर क्लियर है, एंड अगर डाउट है तो प्लीज बताओ। क्लियर है सर। हिमांशु क्लियर हुआ? यस सर। गुड। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हो या अभी करना है, कर लिया क्या? सर अभी ट्राई करना है। जल्दी सर करो, करना है अभी। 1-2 मिनट दे रहा हूं मैं, जल्दी करो। शाबाश, जल्दी। सर 1 मिनट थर्ड वाले पार्ट के आंसर पे स्क्रॉल कर देना। ये रहा, देखो मैं कर रहा हूं, देखो ब्लैक डाई, रेड डाई, 1 2 3 4 5 6, एंड रेड डाई का जो आउटकम है वो क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए, फर्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी दैट सम इज ग्रेटर देन 9 गिवन दैट ब्लैक डाई के ऊपर जो आ रहा है वो 5 आ रहा है, तो हमें निकालना प्रोबेबिलिटी सम इज ग्रेटर देन 9 एंड ब्लैक डाई के ऊपर 5 आ रहा है डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी दैट ब्लैक डाई के ऊपर 5 आ रहा है। अब पहली बात तो ये देखो जरा, इनके कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, मल्टीप्लाई करके 36 केसेस बनेंगे, 1 के 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, देन 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, देन 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, देन 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, देन 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, देन 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, ये केसेस हमारे बनेंगे, 36 केसेस बने। उन 36 केसेस में से हमें देखना है ब्लैक डाई के ऊपर 5 आना चाहिए, तो ब्लैक डाई के ऊपर 5 मतलब, सॉरी ब्लैक डाई के ऊपर 5 मतलब ये 6 केसेस, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। अब इनमें से कौन से केसेस हैं जिनके अंदर सम ग्रेटर देन 9 जा रहा है, राइट, तो वो केसेस है हमारे 5 5 वाले एंड 5 6 वाले, सिर्फ 2 केसेस हैं, तो ऊपर की प्रोबेबिलिटी है 2 डिवाइडेड बाय टोटल केसेस 36 डिनोमिनेटर में। अब ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, तो ब्लैक डाई के ऊपर 5 आना चाहिए, रेड पे तो कुछ भी आ सकता है, तो कितने केसेस हुए 6, तो 6/36, 36 36 कटा तो 2/6 और 1/3 इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट। ध्यान से चेक करो कहीं पे डाउट आ रहा है बताओ। सेकंड देखो, अभी सम इज 8, ठीक है, गिवन दैट रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सम जो है प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 8 गिवन दैट रेड डाई के ऊपर नंबर जो आ रहा है
वो लेस देन 4 आ रहा है, ठीक है। सम इज 8 गिवन द रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4, तो प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 8 एंड रेड डाई के नंबर लेस देन 4 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी दैट रेड डाई नंबर लेस देन 4। अब ध्यान से देखो, ये सारे के सारे केसेस 36 केसेस। अब इनके अंदर ध्यान से देखो, रेड डाई पे नंबर लेस देन 4 होना चाहिए, तो रेड डाई पे क्या हो सकता है, या तो 1 या तो 2 या तो 3। तो केसेस क्या क्या बनेंगे, केसेस बनेंगे 1 के 6 केसेस बन गए, राइट, 2 के 6 केसेस बन गए, राइट, 3 के 6 केसेस बन गए। तो टोटल केसेस बने 18 केसेस, जिनके ऊपर नंबर जो है रेड डाई के ऊपर लेस देन 4 आ रहा है, बट सम 8 भी होना चाहिए, राइट। अब ध्यान से देखो, 1 के अकॉर्डिंगली कौन सा नंबर है जिसमें सम 8 आ रहा है, 1 1 नहीं, 2 1 6 7, तो 8 तो आ ही नहीं रहा। 2 के अकॉर्डिंगली, ठीक है, तो 2 के अकॉर्डिंगली सिर्फ एक केस है 6 and 2, ठीक है। 3 के अकॉर्डिंगली 3 5 एंड दैट्स इट, सिर्फ यही नंबर है जिससे सम 8 आ रहा है। तो सम 8 आने का एंड नंबर डाई रेड डाई के ऊपर नंबर लेस देन 4 होने के कितने केसेस हैं, सिर्फ 2 केसेस हैं। कौन से केसेस, 6,2 एंड 5,3, जिसके ऊपर ये ब्लैक डाई वाला है एंड ये रेड डाई वाला है। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, राइट। अच्छा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई न्यूमरेटर की, 2/36 डिवाइडेड बाय, अब रेड डाई के ऊपर नंबर लेस देन 4 होना चाहिए, तो रेड डाई के ऊपर नंबर 1 हो जाए तो कितने केसेस आएंगे, 6, इसके 6 केसेस, इसके 6 केसेस, इससे, तो टोटल 18 केसेस। तो 18/36, तो कट के कितना आ गया, 36 कटा, तो क्या आ गया, 2/18 और 1/9। so that is the probability and we are done। ध्यान से चेक करो, डाउट है तो प्लीज बोलो, ठीक है। सर यहाँ पे आपने 2/18 क्यों लिखा था? कहाँ 2/18, अरे वो 36 कटा ना। सर ये 18 कैसे आया? 18 प्रियल देखो ध्यान से कि उसने क्या बोला है, रेड डाई के ऊपर नंबर लेस देन 4 होना चाहिए, तो रेड डाई के ऊपर नंबर क्या आ सकता है, या तो 1 या तो 2 या तो 3, है ना। यस सर। अब ये सोचो कि रेड डाई के ऊपर अगर नंबर 1 आ रहा है तो साथ में ब्लैक भी तो रोल कर रहे हैं, तो ब्लैक के ऊपर नंबर क्या आ सकता है, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1। तो ये वो 6 केसेस है जिसके ऊपर हमारा जो रेड डाई है इसके ऊपर नंबर क्या आ रहा है, 1, हाँ या ना। यस सर, ठीक है सर, क्लियर। 6 केसेस 2 के, 6 केसेस 3 के, तो टोटल 18 केसेस, तो प्रोबेबिलिटी 18/36। यस सर, ठीक है। राइट राइट, और बताओ, चलो आज का यहीं पे खत्म करते हैं। वी हैव डन द बेसिक पार्ट ऑफ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आपका होमवर्क इसी के रिलेटेड रहेगा, दिमाग लगा के काम करना, ठीक है। चलो, थैंक यू, डन।